लेट्स स्टार्ट अ न्यू डे। पर यहाँ पर तो पहले से ही बिन मौसम बरसात हो चुका है। बट क्या कर सकते हैं, ठीक है। मेरा भी तो भाई चीट है, आई कांट escape। And I am ready with that. चार बजे लोग, चलो कोई बात नहीं। तो हमें एक नया चैप्टर शुरू करना था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। Principle of inheritance and variation. Have you ever wondered why an infant always gives birth only to a baby elephant and not some other animals? Or why a mango seed forms only a mango plant and not any other plant? Given that they do, लेकिन उससे पहले कुछ बता दें। दास I don't know why. But still, जो भी भाई रेंट पे रहते हैं, don't mess with house owner, हाउस मास्टर, चलो हाउस मास्टर कर लेते हैं, या हाउस ओनर, कभी कुछ भी हो जाए, बट फिर भी आपको कीप काम, खुद को शांत रखना है, क्योंकि ओवरऑल इसमें आप ही का नुकसान होने वाला है। थोड़ा मुश्किलें आ जाती है कभी कभी ऐसे टाइम पे, बट क्या कर सकते हैं, स्टिल वी हैव टू वर्क फॉर आवर एम। लेट्स स्टार्ट विदाउट इंगेजिंग इन ऑल दिस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। चलो, तो ये हमें इस बात पे बताता है कि हमें कितना आश्चर्य होता है कि हाथी का बच्चा जो है हाथी ही होता है। एक मैंगो प्लांट
का जब सीड से एक मैंगो प्लांट ही बनता है, कितना आश्चर्य की बात है। और ना कि उससे कुछ दूसरा प्लांट बन जाता है। कहता गिवन दैट दे डू आर द ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स और डू दे शो डिफरेंसेस इन सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई सिबलिंग्स समटाइम्स लुक सो सिमिलर टू ईच अदर, sometimes even so different? These and several related questions are dealt with scientifically in a branch of biology known as genetics. These subjects deal with the inheritance as well as the variation of characteristics from parent to offspring. कहते जो सब्जेक्ट है इस इनहेरिटेंस के साथ डील करता है एंड साथ ही कैरेक्टर का वेरिएशन के साथ जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में हो रहा होता है उससे डील करता है। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। कहते हैं इनहेरिटेंस एक प्रोसेस होता है जिसमें जो एक कैरेक्टर होता है वो पेरेंट्स से प्रोजेनी में एंड जो पेरेंट है उससे प्रोजेनी में कैरेक्टर पास ऑन होता है। यहाँ से यहाँ जाना इनहेरिटेंस कैरेक्टर का। इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी और ये हेरिडिटी का बेसिस है। इट इज़ बेसिस ऑफ हेरिडिटी। वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट। वही वेरिएशन जो है एक डिग्री बताता है जिससे बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट, कितना वो अपने पेरेंट्स से जो प्रोजेनी है वो कितना डिफर है या कितना डिग्री डिफर है, ये वेरिएशन कहलाता है। Humans knew from as early as 8000 to 1000 BC that one of the causes of variation was hidden in sexual reproduction. They exploited the variation that were naturally present in the wild population of plants and animals to selectively breed and select for offspring that possess desirable character. For example, through artificial selection and domestication from ancestral wild cow, we have well-known Indian breeds. Examples like wild cows in Punjab. We must, however, recognize that how our ancestors knew about the inheritance of the character and variation, they had very little idea about the scientific basis of this Mendel's law of inheritance. लेकिन उससे पहले जो मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट जो था अपने प्लांट का उसका यूज किया, उसमें एक ग्रुप में डोमिनेंट कैरेक्टर और दूसरे ग्रुप में रिसेसिव ट्रेट को रखा। इसमें पहला सीड शेप हो गया, सीड कलर, फ्लावर कलर, स्पॉट शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम का हाइट को उन्होंने लिया। सीड के शेप की बात करें तो राउंड डोमिनेंट है, रिंकल्ड रिसेसिव है। सीड के कलर येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव है। फ्लावर का कलर वायलेट डोमिनेंट है, वाइट रिसेसिव है। पॉड का शेप फुल डोमिनेंट है, कंस्ट्रिक्टेड रिसेसिव होगा। पॉड का कलर ग्रीन डोमिनेंट है, येलो रिसेसिव है। फ्लावर का पोजीशन एक्सियल डोमिनेंट है, टर्मिनल रिसेसिव है। स्टेम का हाइट टॉल डोमिनेंट है और ड्वार्फ होना रिसेसिव है। Mendel's law of inheritance. It was during the mid-19th century that headway was made in the understanding of the inheritance. Gregor Mendel conducted hybridization experimental garden trees for 7 years. अच्छा, ये आई थिंक इससे भी क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम होता है कब से कब तक। तो ग्रिगोर मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी फॉर 7 ईयर्स, 7 सालों तक उन्होंने किया। तो 1856 से 1863 तक, कब से कब तक? 1856 से 1863, 7 साल हो गया ना। 7 साल तक उन्होंने ये करते रहा एक्सपेरिमेंट, और हम एक ही 2 अटेम्प्ट में हार मान जाते हैं। यहाँ देखिए 7 साल तक इनमें एक्सपेरिमेंट करते रहा। And proposed the laws of inheritance in living organisms. During Mendel's investigation into inheritance pattern, it was for the first time that the statistical analysis and mathematical logic were applied to problem in biology. His experiment had a large sampling size
which gave greater credibility to the data that he collected. Also, that confirmation of his inferences from experiment on successive generation of his test plan proved that his result pointed to general rules of inheritance rather than being unsubstantiated ideas. Mendel investigated character in the garden plant that were manifested as two cooling traits, control or dormant, yellow or green shade. This allowed him to set up a basic framework of rules governing inheritance, which was expanded on by later scientists to account for all the diverse natural observation. Natural observation. And the complexity embedded in them. Mendel conducted such artificial pollination, a cross-pollination experiment, using several true breeding bee lines. A true breeding line is one that, having undergone continuous self-pollination, shows stable trait inheritance and expression for several generations. Mendel selected 14 true breeding pea plant varieties as pair with were similar except for one character with contrasting traits. Some of the contrasting traits selected were smooth or wrinkled seed, yellow or green seed, inflated or constricted seed, or green pot, and tall or dwarf plant. कंट्रास्टिंग ट्रेड स्टडी बाय मेंडल इन पीपल, यानी पी में जो कंट्रास्टिंग ट्रेड जो मेंडल द्वारा स्टडी किया गया वो ये था। पहला स्टेम हाइट, अब इसमें कंट्रास्टिंग ट्रेड टॉल ड्वार्फ, फ्लावर का कलर वायलेट या वाइट, फ्लावर का पोजीशन एक्सियल या टर्मिनल, पॉट का शेप इन्फ्लेटेड या कंस्ट्रिक्टेड, पॉट का कलर ग्रीन या येलो, सीड का शेप राउंड या रिंकल्ड, सीड का कलर येलो या ग्रीन। तो ये कंट्रास्टिंग ट्रेड थे जो कि मेंडल द्वारा स्टडी किए गए। Inheritance of one gene. Let us take the example of one such hybridization experiment carried out by Mendel, where he caused tall and dwarf plant to study the inheritance of one gene. He collected the seed produced as a result of this cross and grew them to generate plants of first hybrid generation. This generation is also called the filial progeny or F1. Mendel observed that all the F1 progeny plant were tall, like one of its parents, none were dwarf. He made similar observation for the other plants of the trait. He found that the F1 always resembled either one of the parents, and that the trait of the other parent was not seen in them. Mendel then self-pollinated the tall F1 plant and to his surprise found that in the filial generation some of the offspring were dwarf. The character that was not seen in the F1 generation was now expressed. The proportion of the plant that were dwarf were 1/4 of the F2 plant, while 3/4 of the F2 plant were tall. The tall and dwarf traits were identical to their parental type and did not show any blending. It is all the offspring were either tall or dwarf. None were of in between height. जो ऑफस्प्रिंग था या तो टॉल था या तो ड्वार्फ था, इनके बीच में कोई नहीं था. Similar results were obtained with the other trait that he studied.
Only one of the parental trait was expressed in F1 generation, while at the F2 stage both the trait were expressed in the proportion 3 and 5. The contrasting trait did not show any blending at either F1 or F2 stage. Based on these observations, Mendel proposed that something was being stably passed on, unchanged from parent to offspring, through the gamete. Over successive generation, he called these things as factors. Now we call them as genes. Genes therefore are the unit of inheritance. They contain the information that is required to express a particular trait in an organism. Genes which code for a pair of contrasting traits are known as alleles. That is, they are slightly different forms of the same genes. If we use alphabetical symbols for each gene, then the capital letter is used for the trait expressed at the F1 stage and the small alphabet for the other trait. For example, in case of the character of the height, T is used for the tall trait and small t for dwarf, and T and T are alleles of each other. Hence, in plant, the pair of alleles for height would be capital T, small t, or a small t, small t. तो ये एक पेयर ऑफ एलील्स है और हाइट के लिए शो कर रहे हैं. Mendel also proposed that in a true breeding, tall or dwarf P variety, the allelic pair of genes for height are identical or homozygous. Capital T, and small t, small t. This is homozygous. Capital T, and small t are called the genotype of the plant. ये जीनोटाइप इसको कहते हैं, जबकि जो डिस्क्राइबिव टर्म है टॉल या ड्वार्फ होना, ये फिनोटाइप है. फिनोटाइप जो दिखता है, दैट इज द फिनोटाइप. As Mendel found the phenotype of the F1 heterozygote capital T small t to be exactly like the capital T parent in appearance, he proposed that in a pair of dissimilar factors, one dominates the other, as in F1, and hence is called the dominant factor. हमने देखा कि एक जो फैक्टर है वो डोमिनेट करता है, जैसे कि F1 में देखने को मिला था, तो उसे इन्होंने डोमिनेंट फैक्टर कहा, जबकि जो अदर है उसे रिसेसिव फैक्टर कहा. इन दिस केस कैपिटल T फॉर टॉलनेस इज डोमिनेंट और स्मॉल t फॉर ड्वार्फनेस दैट इज रिसेसिव. ठीक है, कैपिटल T को डोमिनेंट या फिर कैपिटल T डोमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो स्मॉल t है वो रिसेसिव को डोमिनेंट रिप्रेजेंट कर रहा है. इन दिस केस कैपिटल T, ठीक है, he observed identical behavior for all the other character trait pair that he studied. It is convenient and logical to use the capital and lower case of an alphabetical symbol to remember this concept of dominance and recessiveness. Don't use capital T for tall and a small d for dwarf, because you will find it difficult to remember whether capital T and T are alleles of the same gene a character or not. तो आप ऐसा मत सोचना कि कैपिटल अति टॉल है तो टी कर देते हैं और ड्वार्फ है तो स्मॉल डी कर देते हैं, तो इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसको याद करने में कि दोनों सेम ही एलील के हैं या फिर डिफरेंट के हैं. Alleles can be similar as in case of homozygote capital T, small t, or can be dissimilar as in case of heterozygote. तो ये जो एलील है ये सिमिलर भी हो सकता है, जैसे कि होमोजाइगोट के केस में देखने को मिलता है, यानी कैपिटल T एंड स्मॉल t होना, या फिर ये हेटेरोजाइगोट हो सकता है लाइक कैपिटल T और स्मॉल t.
Since the capital small t plant is heterozygous for gene controlling one character, it is monohybrid, and the cross between capital T and small t is a monohybrid cross. From the observation that the recessive parental trait is expressed without any blending in the F2 genus, we can infer that when the tall and dwarf plant produce gamete, by the process of meiosis. The alleles of the parental pair separate or segregate from each other, and only one allele is transmitted to a gamete. This segregation of alleles is a random process, and so there is a 50% chances of gamete containing either allele. यानी इसके 50% चांसेस होता है कि किसी एलील में किस तरीके के किसी गैमेट में किस तरीके के एलील होंगे. As has been verified by the result of the crossing, in this way the gamete of the tall T plant have the alleles T, and the gamete of the dwarf small t plant have the allele small t. During fertilization, the two alleles from one parent, say through the egg are united to produce zygote that have one T allele and one small t allele. In other words, the hybrid have small t. Since these hybrid contain alleles which express contrasting trait, the plant are heterozygous. The production of gamete by the parent, the formation of the zygote, the F1 and F2 plant, can be understood from a diagram called Punnett square, as shown in figure 5.4. It was developed by a British genetics, Reginald C. Punnett. Punnett square. This is the scientist who discovered that. जो Punnett square है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप, यानी जीनोटाइप की क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है उसे हम यहाँ पे कैलकुलेट कर पाते हैं इन अ जेनेटिक क्रॉस. The possible gametes are written on two sides, as well as the top row and the left column. All possible combinations are represented in boxes below in the square, which generate a square output form. The Punnett square shows the parental type, capital T and dwarf small t plant. The gamete produced by them and the F1 capital T progeny. The F1 plants of phenotype capital T are self-pollinated. The symbol +, used to denote the female and male of the F1 generation, respectively. F1 plant of the genotype capital T when self-pollinated produces gamete of the genotype capital T and small t in equal proportion. When fertilization takes place, the pollen grains of genotype
tree have a 50% chance to pollinate egg of the genotype tree as well as genotype small t. Also, pollen grain of genotype tree have a 50% chance of pollinating eggs of genotype capital T as well as of genotype small t. As a result of random fertilization, the resultant zygote can be of genotype capital T, capital T, capital T, small t, or a small t, small t. From the Punnett square, it is easily seen that 1/4 of the random fertilization lead to capital T, 1/2 lead to capital T, small t, and 1/4 of a small t, small t. How the F1 have a genotype of capital T, small t, but the phenotype characteristic seen is tall. At F2, 3/4 of the plants are tall, but some of them are capital T, while others are capital T, small t. Externally, it is not possible to distinguish between a plant with genotype capital T and capital T, small t. Hence, within the genotypic pair capital T, small t, only one character capital T tall is expressed. Hence, within the genotypic pair capital T, small t, only one character capital T tall is expressed. Hence, the character capital T or tall is said to dominate over the other alleles, a small t or dwarf character. It is thus due to this dominance of one character over the other that all the F1 are tall. Now the genotype is capital T, small t, and in the F2, 3/4 of the plants are tall. Now genotypically 1, 2 are capital T, small t, and only 1/4 are capital T, capital T. This leads to a phenotypic ratio of 3/4 tall, 1/4 capital T into 1 to capital T, small t, and 1/4 small t, small t. That is 3:1 ratio यहाँ पे निकल के आता है. But a genotypic ratio of वही genotypic ratio जो है 1:2:1 the 1/4:1:1 ratio of capital T, small t is mathematically condensable to the form of binomial expression x plus b by whole square. That is the gamete bearing genes capital T or small t in equal frequency of 1 to. The expression is expanded as given below. इसे नीचे expand कर दिया गया. But the Mendel self-pollinated the F2 plant and found that dwarf F2 plants continue to generate dwarf plant in F3 and F4 plant. मेंडल ने जो F2 प्लांट था उसको सेल्फ पोलिनेटेड किया और पाया कि जो ड्वार्फ F2 प्लांट है एंड फाउंड दैट ड्वार्फ F2 प्लांट वो कंटिन्यू कर रहे हैं इस चीज़ को एंड वो और आगे जाके ड्वार्फ प्लांट बना रहे हैं F3 और F4 प्लांट जनरेशन में. ही कंक्लूडेड दैट द जीनोटाइप ऑफ द ड्वार्फ वाज होमोजाइगस. जो जीनोटाइप है ड्वार्फ के लिए होमोजाइगस है. स्मॉल टी. What do you think he would have got had he self-pollinated as a tall F2 plant? From the preceding paragraph, it is clear that how the genotype ratio can be calculated using mathematical probability by simply looking at the genotype of a dominant trait. It is not possible to know the genotypic composition. लेकिन फिर भी एक उनके जो जीनोटिपिक कंपोजिशन होता उसे जान पाना इतना आसान नहीं होता. दैट इज फॉर एग्जाम्पल whether a tall plant from F1 or F2 have capital T or a small t composition can't be predicted. इसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. Therefore, to determine the genotype of a tall plant at F2, इसलिए अगर हम F2 प्लांट पे जीनोटाइप अगर हम डिटरमाइन करना चाहते हैं, Mendel crossed the tall plant from F2 with a dwarf plant.
उसके लिए उन्होंने टॉल प्लांट को क्रॉस करा दिया F2 प्लांट मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट फ्रॉम F2 विथ अ ड्वार्फ प्लांट, दिस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। ऐसे उन्होंने टेस्ट क्रॉस का नाम दिया। इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस एंड ऑर्गेनिज NP plant here showing a dominant phenotype and whose genotype is to be determined. It crossed with the species parent instead of self-crossing. The progeny of such a cross can easily be analyzed to predict the genotype of the test organism. और ये जो प्रोजेनी था इस क्रॉस का, उसका यूज करके आसानी से और टेस्ट प्रिडिक्ट द जीनोटाइप ऑफ द टेस्ट जो टेस्ट ऑर्गेनिज्म है उसका जीनोटाइप आसानी से प्रिडिक्ट किया जा सकता है। फिगर 5.5 shows the result of typical test cross where violet color flower capital W is dominant over white flower small w. Using Punnett square, try to find out the nature of the offspring of a test cross. What ratio did you get? Using the genotype of this cross, can you give a general definition for a test cross? Based on his observation on non-hybrid crops, Mendel proposed two general rules to consolidate his understanding of latency in non-hybrid crosses. Today these rules are called principle or laws of inheritance. And आज इस रूल को प्रिंसिपल और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। द फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड द सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ सीरीगेशन। पहला जो लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है एंड जो सेकंड लॉ है लॉ ऑफ सीरीगेशन कहा जाता है। Log dominance. The characters are controlled by discrete unit called factor. Factor occurs in pair in a dissimilar pair of factors. One member of the pair dominant the other. The law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental character in a monohybrid cross in F1 and the expression of both in the F2. It also explains the proportion of 3:1 obtained at the F2. Law of segregation. This law is based on the factor. The allele don't show any blending, and it both the characters are recovered as such in the F2 generation. So one of these is not seen at the F1 stage. So the parent contain two alleles during gamete formation. The factor or alleles of a pair segregate from each other such that a gamete receives only one of the two factors. Of course, a homozygous parent produces all gametes that are similar, while in heterozygous, one produces two kinds of gametes, each having one allele with equal proportion. जब पेरेंट्स होमोजाइगस होता है तो ऑल गैमेट जो प्रोड्यूस करता है वो सिमिलर होता है, लेकिन जो एक हेटेरोजाइगस होता है तो वन प्रोड्यूसर इसके पास दो तरीके के गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। इसके ईच हैविंग वन एलील विथ इक्वल प्रोपोर्शन, इन दोनों का प्रोपोर्शन इक्वल रहता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस. But the bean experiment on pea were repeated using other trait in other plant. जब एक्सपेरिमेंट जो था पी प्लांट पे जब हो रहा था उसको रिपीट किया उसके अलग अलग ट्रेट को लेकर, तो ये पाया गया, इट वॉज फाउंड दैट समटाइम्स द F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parent and was in between the two. तो ऐसा पाया गया कि कुछ फिनोटाइप ऐसे भी देखने को मिले जो कि दोनों ही पेरेंट्स में नहीं प्रेजेंट था. द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर, यानी जिसे स्नैपड्रैगन या फिर एंट्रोहाइनम स्पीसीज कहा जाता है, इट अ गुड एग्जांपल ऑफ टू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस. और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो एक बेस्ट एग्जांपल है दैट इज डॉग फ्लावर. इसे और भी कई नामों से जाना जाता है जिसमें
शामिल है स्नैपड्रैगन, ड्रैगन का नाम भी दिया जाता है, एंड इसे एंटिडहाइनम स्पीसीज कहा जाता है, एंटिडहाइनम स्पीसीज का भी नाम दिया जाता है, एंटिडहाइनम स्पीसीज भी कहा जाता है। ठीक है, डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन और एंटिडहाइनम स्पीसीज भी इसे कहा जाता है। एंड दे शो कोडोमिनेंस, एक कोडोमिनेंस शो करता है, यानी इस फ्लावर को जब क्रॉस किया गया तो इसके जो प्रोजेनी आए वो उसका जो कलर था वो बिल्कुल ही डिफरेंट था। टू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट इन अ क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर एंड ट्रू ब्रीडिंग वाइट कलर फ्लावर, यहाँ पर क्रॉस किया गया रेड फ्लावर के बीच में जो कि ट्रू ब्रीडिंग था एंड वाइट फ्लावर के साथ। तो यहाँ पर जो F1 में जो जीनोटाइप आया कैपिटल आर स्मॉल आर, वो पिंक, जो भी प्रोजेनी के पास कैपिटल आर और स्मॉल आर था उसका कलर पिंक हो गया। तो हालांकि हमने ऐसे प्लांट लिया जो कि रेड था या फिर वाइट था, लेकिन जो प्रोजेनी बन रहा था वो पिंक कलर का हो रहा था। When the F1 was self pollinated, और जब F1 को सेल्फ पोलिनेटेड किया गया the F2 रिजल्टेड इन द फ्लोइंग रेशियो, तो वहाँ पे जो रेशियो था कुछ इस तरह की का आया, कैपिटल आर 1 जो कि रेड था एंड कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक कलर के, और ऐसे दो पोजीशन हमें मिले, एंड स्मॉल आर वाइट, और ये इसकी संख्या 1 था। Here the genotype ratio were exactly as we would expect in any Mendelian मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हालांकि जो जीनोटाइप था वो वैसा ही था जो जैसे कि हम किसी मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक्सपेक्ट कर सकते थे, बट जो फिनोटाइप था रेशियो had changed from 3 and path 1 dominant or recessive ratio. What happened was the capital R was not completely dominant over a small r, and this made it possible to distinguish capital R small r as pink from capital R जो कि रेड हो रहा था and small r white बन रहा था। Explanation of the concept of dominance. कहता what exactly is dominance? Dominance क्या है? Why are some alleles dominant and some recessive? ऐसा क्यों है कि कुछ alleles dominant है और कुछ recessive है? To tackle these questions, we must understand what a gene does. तो अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो उससे पहले हमें ये समझना होगा कि जीन है क्या। Every gene, as you know by now, contains the information to express a particular trait. तो जो भी जीन है उसके पास एक पर्टिकुलर तरह के ट्रेट होते हैं, कंटेन्स द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। एवरी जीन के पास एक पर्टिकुलर तरीके का इंफॉर्मेशन होता है जो कि वो एक्सप्रेस करना चाहता है पर्टिकुलर ट्रेट के रूप में। इन अ डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, जब ऑर्गेनिज्म डाइप्लॉइड होता है, देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन, तो उस कंडीशन में जो जीन 2 कॉपी होता है, कोई भी जीन है उसका 2 कॉपी उसके पास होता है। इट इज एज अ पेयर ऑफ एलील्स। नाउ दिस 2 एलील्स नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल। ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो 2 एलील्स हैं वो हमेशा आइडेंटिकल हो, जैसे कि हेटेरोजाइगोट के केस में देखने को मिलता है। वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस दैट इट हैज़ अंडरगोन, अबाउट विच यू विल रीड फर्दर ऑन and in the next chapter, which to modify the information that particular alleles contain. Let's take an example of a gene that contains the information for producing an enzyme. चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमने जो जीन लिया है उसके पास एक ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, यानी जो इन्फॉर्मेशन लेके आया है तो उससे एंजाइम प्रोड्यूस होना है। Now there are 2 copies of this gene. The 2 allelic forms. Let us assume as in the more common that the normal alleles produces the normal enzymes. हम ऐसा मान लेते हैं कि जो नॉर्मल एलील्स होगा वो नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, डेट इज नीडेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सबस्टेटेस। और वो नॉर्मल एंजाइम इसलिए ज़रूरी है ताकि हम एक कोई सबस्टेट है उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकें। Theoretically, the modified alleles could be responsible for production of, जो ऐसा theoretically जो modified allele होगा
और रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल या लेस इफिशिएंट एंजाइम के या नॉन फंक्शनल एंजाइम के लिए या नो एंजाइम एट ऑल। तो थियोरेटिकली जो मॉडिफाइड एलील होगा वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा कि नॉर्मल या लेस इफिशिएंट एंजाइम बने या एक नॉन फंक्शनल एंजाइम बने या एंजाइम नहीं बने। ठीक है। In the first case, the modified allele is equivalent to the unmodified alleles. In the first case, जो modified allele is equivalent to the unmodified allele. That is, it will produce the same phenotype or trait that is result in terms of formation of substrates. Such equivalent alleles pair are very common. But if the allele produces a non-functional enzyme or no enzyme, लेकिन अगर जो एलील है वो नॉन फंक्शनल एलील या एंजाइम या फिर एंजाइम नहीं प्रोड्यूस करे, द फिनोटाइप में भी इफेक्टेड, तो उस कंडीशन में जो फिनोटाइप है वो इफेक्ट हो, फर्क पड़ेगा उस पर। द फिनोटाइप या ट्रेट will only be dependent on the functioning of the unmodified allele. The unmodified या फिर functioning allele which represent the original phenotype is the dominant allele and the modified allele is generally the recessive allele. जो modified allele है वो सामान्यतः जो है recessive allele होता है। Hence in the example above, the recessive trait is seen due to non-functional enzyme or because no enzyme is produced. Hence in the example above, जो recessive trait है वो दिखने को इसलिए मिला क्योंकि यहाँ पे जो इंजाइम था वो या तो नॉन फंक्शनल था या फिर इंजाइम ही नहीं प्रोड्यूस हुआ, इसलिए ये रिसेसिव हो गया। कोडोमिनेंस, अभी वाला कौन सा एग्जाम्पल था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, नहीं ये हुआ डोमिनेंट, नहीं वो हुआ, तो इनकम्प्लीट हो गया। कोडोमिनेंट मीन्स दोनों जब हो जाए डोमिनेंट। देखते हैं कैसे और कहाँ पे इस तरीके के एग्जाम्पल देखने को मिलता है। टिल नाउ वी वर डिस्कसिंग क्रॉसेस वेयर द F1 रिजेंबल आइदर ऑफ द टू पेरेंट डोमिनेंट और वाज इन बिटवीन, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखा। बट इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस, लेकिन वहीं जब बात कोडोमिनेंस की करते हैं, जो F1 जनरेशन होता है रिजेंबल बोथ पेरेंट, वो दोनों पेरेंट्स से रिजेंबल करता है। आ गुड एग्जाम्पल इज डिफरेंट टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल that determine ABO blood grouping in human beings. अब गुड एग्जाम्पल, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये जो रेड ब्लड सेल है डिफरेंट तरीके के, वो एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है that determine ABO blood group in human beings, जो कि ह्यूमन बीइंग्स में ABO ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ABO ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय द जीन आई। कहते हैं जो ABO ब्लड ग्रुप होता है इसे जीन आई द्वारा कंट्रोल किया जाता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल हैज शुगर पॉलीमर्स दैट प्रोट्रूड फ्रॉम इट्स सरफेस एंड द काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय जीन। कहते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है रेड ब्लड सेल का, उसके पास शुगर पॉलीमर्स होता है दैट प्रोट्रूड फ्रॉम इट्स सरफेस एंड द काइंड ऑफ शुगर, और किस तरीके के शुगर होगा वो कंट्रोल किया जाता है बाय जीन द्वारा, ये जीन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। द जीन आई हैज़ 3 एलील्स, ये जो जीन आई है इसके पास 3 तरीके के एलील है, आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई। द एलील आई ए एंड आई बी प्रोड्यूस अ स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ शुगर, जबकि जो एलील आई होता है डोंट प्रोड्यूस एनी शुगर, वो स्मॉल आई किसी प्रकार के शुगर ही नहीं प्रोड्यूस करता है। बिकॉज ह्यूमन्स आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो ह्यूमन है वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है। Each person possesses any 2 of the 3 I gene allele. IA, IB are completely dominant, जहाँ पर जो IA और IB होता है वो completely dominant होता है over a small I. In other words, when IA and a small I are present, only IA expresses. कहने का ये मतलब हुआ कि अगर IA और स्मॉल I प्रेजेंट हुआ तो सिर्फ IA ही एक्सप्रेस कर पाता है, बिकॉज स्मॉल I डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, क्योंकि स्मॉल आई जो है वो किसी प्रकार के शुगर ही नहीं प्रोड्यूस करता है।
इन अदर वर्ड्स बीन आई ए एंड स्मॉल आई प्रेजेंट ओनली, ठीक है। एंड जब आई बी और स्मॉल आई प्रेजेंट होता है तो सिर्फ आई बी एक्सप्रेस कर पाता है, बट बीन आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर दे बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप ऑफ द शुगर। दोनों अपने तरीके के शुगर को प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस, और इसका कारण क्या है? कोडोमिनेंस। हेंस रेड ब्लड सेल हैव बोथ ए एंड बी टाइप ऑफ शुगर। इसलिए जो रेड ब्लड सेल है इसके पास दोनों तरीके के शुगर होते हैं, ए और बी दोनों। सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलील्स, क्योंकि जो यहाँ पे 3 डिफरेंट तरीके के एलील्स होते हैं, देयर आर 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ these 3 alleles that are possible, and therefore a total of 6 different genotype of the human being, of the human ABO blood type। और इसलिए यहाँ पे कुल 6 अलग तरीके के जीनोटाइप जो है एक ह्यूमन के ABO ब्लड ग्रुप में पॉसिबल है। हाउ मेनी फिनोटाइप से पॉसिबल? तो आप बताइए कि कितने तरीके के फिनोटाइप यहाँ पे पॉसिबल है। जीनोटाइप में बता दिया कि यहाँ पे 6 डिफरेंट तरीके के जीनोटाइप जो है वो पॉसिबल है। Do you realize that the example of ABO blood grouping also provide a good example of multiple alleles? तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो ABO ब्लड ग्रुप है एक मल्टीपल एलील का भी एक अच्छा एग्जाम्पल है? Here you have seen that there are more than 2, that is 3 एलील, क्योंकि यहाँ पे 2 से ज़्यादा एलील है, यानी 3 एलील्स है गवर्निंग द सेम कैरेक्टर, और जो कि सेम कैरेक्टर को गवर्न कर रहे हैं। Since in an individual only 2 alleles can be present, multiple alleles can be found, only when population studies are made। कहता है एक इंडिविजुअल में सिर्फ 2 ही एलील प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन मल्टीपल एलील पाए जा सकते हैं जब आप एक पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे। ओकेजनली अ सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। कहता है ओकेजनली एक सिंगल जो जीन होता है वो एक से ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। अगर एक एग्जांपल से देखें तो फॉर एग्जांपल स्टार्च सिंथेसिस इन पी, अगर हम पी में स्टार्च का जो सिंथेसिस होता है उसको अगर देखने की कोशिश करें तो पाएंगे कि इस कंट्रोल बाय वन जीन, इस एक जीन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इट हैज़ 2 एलील, इसके 2 एलील हो सकते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी। स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड इफेक्टिवली बाय कैपिटल बी होमोजाइगोट, and therefore large starch grain are produced। मतलब जो स्टार्च फूड सिंथेसाइज होता है तो अगर हम पी प्लांट में अगर स्टार्च सिंथेसिस की बात करें तो एक जीन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इट हैज़ 2 एलील, लेकिन इसके पास 2 एलील हैं, कैपिटल बी या स्मॉल बी हो सकता है। स्टार्च इज सिंथेसाइज इफेक्टिवली बाय कैपिटल बी होमोजाइगोट। तो स्टार्च जो है सिंथेसाइज इफेक्टिवली बाय जब कैपिटल बी होमोजाइगोट हो, एंड देयरफॉर जो लार्ज स्टार्च ग्रेन होता है वो इस कंडीशन में प्रोड्यूस होता है। इन कंट्रास्ट अगर स्मॉल बी होमोजाइगोट होता है, हैव लेसर इफिशिएंसी इन स्टार्च सिंथेसिस, तो इसका जो इफिशिएंसी है वो लेसर होता है एंड प्रोड्यूसेस स्मॉलर स्टार्च ग्रेन, इसीलिए इसका जो स्टार्च ग्रेन होता है वो स्मॉलर होता है।
आफ्टर मैचुरेशन ऑफ द सीड, जब सीड मैच्योर हो जाता है, कैपिटल बी कैपिटल सीड आर राउंड एंड द स्मॉल बी सीड्स आर रिंकल। और यही कारण है कि जो कैपिटल बी वाले सीड हैं वो राउंड होते हैं और जो स्मॉल बी वाले थे वो रिंकल हो जाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इफिशियंट नहीं ना था। हेट्रोजाइगोट प्रोड्यूस राउंड सीड, जो हेट्रोजाइगोट होता है वो राउंड सीड प्रोड्यूस करता है, एंड सो कैपिटल बी सीम्स टू बी डोमिनेंट एलील, और इसलिए जो कैपिटल बी होता है वो हमें डोमिनेंट एलील जैसा मालूम चल सकता है। बट द स्टार्च ग्रेन्स प्रोड्यूस आर ऑफ इंटीग्रेट साइज इन कैपिटल बी स्मॉल बी सीड्स, लेकिन जो स्टार्च ग्रेन होता है जो प्रोड्यूस किया जाता है वो इंटीग्रेट साइज का होता है इन कैपिटल बी स्मॉल बी सीड वाले में। सो इफ अगर स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसिडर्ड एज फिनोटाइप, अगर स्टार्च ग्रेन का जो साइज है अगर हम उसे फिनोटाइप के रूप में देखते हैं, देन फ्रॉम दिस एंगल द एलील शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो जो एलील है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा होता है। देयरफॉर जो डोमिनेंस है इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ ए जीन or the product that it has information for. It depends as much as on the gene product and the production of a particular phenotype from this product, as it does not on the particular phenotype that we choose to examine. In case more than one phenotype is influenced by the same gene. Inheritance of two genes. Mendel also worked with and crossed pea plant that differed in two character, जो कि दो कैरेक्टर में डिफर कर रहे थे। जैसे कि हमें क्रॉस देखने को मिला था बिटवीन अ पी प्लांट एंड हैज सीड विथ येलो कलर, और जो इसका जो सीड था वो येलो कलर का था, एंड राउंड शेप, एंड वन दैट हैज सीड ऑफ ग्रीन कलर एंड रिंकल्ड शेप। Mendel found that the seed resulting from the crossing of the parent, तो मेंडल ने यहाँ पर पाया कि जो सीड था वो जो रिजल्ट हो रहा था पेरेंट के क्रॉसिंग के कारण हैड येलो कलर एंड राउंड शेप, उसका येलो कलर था और राउंड शेप था। हियर कैन यू टेल विच ऑफ द कैरेक्टर्स इन द पेयर येलो या ग्रीन कलर एंड राउंड रिंकल्ड शेप वाज डोमिनेंट? Thus yellow color was dominant over green and round shape dominant over wrinkled. इसलिए जो येलो कलर था वो ग्रीन के ऊपर डोमिनेंट था एंड जो राउंड शेप था वो रिंकल्ड के ऊपर डोमिनेंट था। These results were identical to those that he got when he made separate monohybrid crosses between yellow and green shaded plant and between round and wrinkled seed plant. Let us use the genotypic symbol capital Y for dominant yellow and a color, a small and seed color, and small y for recessive green seed color. Capital R for round shape and a small r for wrinkled seed shape. The genotype of the parent can then be written as capital R, capital Y, and a small r, and a small y. The cross between the two plants can be written down as in figure 5.7. तो किस तरीके के यहाँ पर क्रॉस हो रहे हैं दो प्लांट के बीच में, उसे हम 5.7 में लिख सकते हैं। Showing the genotype of the parent plant, the gamete capital R, capital Y, and a small y unite on fertilization to produce the F1 hybrid capital R, capital Y, small y. When Mendel self-hybridized the F1 plants, he found the 3/4 of the F2 plants had yellow seed and 1/4 had green. The yellow and green color segregated in a 3:1 ratio. Round and wrinkled seed shape also segregated in 3:1 ratio, just like in monohybrid cross, जैसे कि हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखने को मिला था।
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन द डाइहाइब्रिड क्रॉस जो फिनोटाइप रॉन्ड येलो या रिंकल्ड येलो या रॉन्ड ग्रीन एंड रिंकल्ड ग्रीन जो अपेयर हमें देखने को मिला, उसका रेशियो था 9:3:1। तो सच अ रेशियो वाज ऑब्जर्व फॉर सेवरल पेयर्स ऑफ कैरेक्टर डेट मेंडल स्टडी, जिसके बारे में मेंडल ने पढ़ाई किया। द रेशियो ऑफ 9:3:1 कैन बी डिराइव्ड एज अ कॉम्बिनेशन सीरीज ऑफ 3 येलो 1 green with 3 round and 1 wrinkled. This derivation can be written as follow: 3 round 1 wrinkled, 3 yellow 1 green, that is equal to 9 round yellow, 3 wrinkled yellow, 3 round green, 1 wrinkled green. Based upon such observation on dihybrid crosses between plant of differing into trait, Mendel proposed a second set of generalization that we call Mendel's law of independent assortment. And इस लॉ के माने the law states that when two pair of traits are combined in a hybrid, जब दो तरीके के जो पेयर है एक ट्रेट में कंबाइन होते हैं एक हाइब्रिड के दौरान, तो सिग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। तो वहाँ पे जो एक कैरेक्टर के जो एक पेयर का सिग्रीगेशन होना होता है वो दूसरे पेयर से कैरेक्टर के दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट स्क्वायर कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड टू अंडरस्टैंड द इंडिपेंडेंट सिग्रीगेशन ऑफ द टू पेयर ऑफ जीन्स ड्यूरिंग द meiosis and the production of eggs and pollen in the F1, capital R, small r, capital Y, small plant. Consider the segregation of one pair of genes capital R and small r. 50% of the gametes have the gene capital R and the other 50% have a small r. Now beside each gamete having either capital R or a small r, it should also have the allele capital Y or a small y. The important thing to remember here is that कि जो सिग्रीगेशन होना है जो 50% कैपिटल आर एंड 50% स्मॉल आर का, वो इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द सिग्रीगेशन ऑफ 50% कैपिटल वाई एंड 50% स्मॉल वाई। देयरफॉर जो 50% जो स्मॉल आर है that is bearing gamete has capital Y and other 50% has a small y. Similarly जो 50% कैपिटल R है उसके जो गैमेट है उसके पास कैपिटल Y है and the other 50% has a small y. Thus there are 4 genotype of the gamete, 4 types of pollens and 4 types of eggs. यहाँ पे फॉर्मूला तो जो 4 टाइप्स के हैं कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल स्मॉल y, स्मॉल I, स्मॉल r कैपिटल Y, या फिर स्मॉल r स्मॉल y हो सकता है। ईच विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 25% और 1/4 ऑफ द टोटल गैमेट प्रोड्यूस, यानी जितना टोटल गैमेट प्रोड्यूस हुआ उसका 1/4। When you write down the 4 types of egg and pollen on the two side of the Punnett square, तो जब आप ये जो 4 डिफरेंट तरीके के एग या पोलन से इसे जब आप Punnett स्क्वायर के 2 साइड पे लिखेंगे तो इट इज़ वेरी इजी टू डिराइव द कंपोजिशन ऑफ द जाइगोट। तो इससे बहुत आसानी से जाइगोट का क्या कंपोजिशन होगा उसे हम डिराइव कर सकते हैं। लेट गिव राइज टू F2 प्लांट, जिससे कि F2 प्लांट जो कि F2 प्लांट को जन्म देता है। Although there are 16 square, how many different types of genotype and phenotype are formed? तो यहाँ पर हम देखते हैं हालांकि कि 16 स्क्वायर यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, तो कितने तरीके के डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप और फिनोटाइप हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। नोट देयर डाउन इन गिवन फॉर्मेट, तो इसे आपको इस फॉर्मेट में नीचे लिखना है। कैन यू यूजिंग द Punnett स्क्वायर डाटा वर्क आउट द जीनोटिपिक रेशियो एट द F2 स्टेज एंड फिल इन द फॉर्मेट गिवन। इज द जीनोटिपिक रेशियो आल्सो, क्या जीनोटिपिक रेशियो भी यही होगा 9:3:3:1 या फिर कुछ अलग होगा। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इज 1865। कहते जो मेंडल था उन्होंने अपने जो वर्क था इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर पे 1865 में पब्लिश किया, बट फॉर सेवरल रीजन इट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। लेकिन 1900 तक उनका काम को किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया।
इतनी सभी उनको वैल्यू नहीं दिया। फर्स्टली कम्युनिकेशन वाज नॉट ईजी। अब इसके पीछे कई रीज़न थे कि उनका जो मेंडल का जो काम जो उन्होंने योगदान साइंस के फील्ड में दिया, बट स्टिल उन्हें किसी प्रकार का लोगों ने उन्हें उनके काम को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि रीज़न ये था कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं था, जैसा कि आज हम देख पाते हैं। इन दोज डेज एंड हिज वर्क कुड नॉट वाइडली पब्लिश्ड। सेकेंड थिंग, हिज कंसेप्ट ऑफ जीन और फैक्टर इन द मेंडल्स वर्क as a stable and discrete unit that controlled the expression of trait and of the pair of hairs which did not blend with each other was not accepted by his contemporaries, as in, for example, the apparently continuous variation seen in nature. फैक्टर और जीन सब का यूज़ करना भी और लोगों को बता नहीं पाते, दिखा नहीं सकते थे। थर्ड थिंग था कि मेंडल्स अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमेना वाज टोटली न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल टू मेनी ऑफ द बायोलॉजी ऑफ दिस टाइम। और उस टाइम के बहुत सारे साइंटिस्टों को ये अच्छा नहीं लगा, एक्सेप्ट वो नहीं कर रहे हैं कि बायोलॉजी के फिनोमेना को सॉल्व करने के लिए आप मैथमेटिक्स का यूज कर रहे हैं। फाइनली, थाउ मेंडल्स वर्क सजेस्टेड दैट फैक्टर्स वाज डिस्क्रीट यूनिट, he could not provide any physical proof for existence of factor। उन्होंने फैक्टर की एग्जिस्टेंस के लिए कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दिया, और से व्हाट दे वर मेड ऑफ, और ये भी नहीं बता पाए कि किस चीज़ से बना होता है। इन 1900 3 साइंटिस्ट डी ब्राइस, कोरेंस एंड वॉन टेचरमार्क वेरी मुसीबतें बहुत आती हैं, बट स्टिल बढ़ते जाना है। लेट्स मूव। तो 1900 में 3 साइंटिस्ट हैं, डी ब्राइस, कोरेंस, वॉन टेचरमार्क, और इन तीनों साइंटिस्टों ने इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर मेंडल्स रिजल्ट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। और इन कैरेक्टर का जो इनहेरिटेंस हो रहा था उसमें मेंडल्स का ही रिजल्ट उन्होंने पुनः रीडिस्कवर किया, यानी वही रिजल्ट वो पाए जो कि मेंडल पहले ही कर चुके थे। Also by this time, due to advancement in the microscopy that were taking place, scientists were able to carefully observe cell division। अब सब कुछ काफ़ी ज़्यादा विकसित हो चुका था, इसीलिए अब यहाँ पे जो सेल डिवीजन था उसे लोग साइंटिस्ट आसानी से देख सकते हैं। दिस लीड टू डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की डिस्कवरी का कारण बना। जस्ट बिफोर इच सेल डिवीजन these were called chromosome, and इसे क्रोमोसोम कहा जाता है। क्रोमोसोम कलर बॉडीज एज दे वर विजुअलाइज बाय स्टेनिंग, क्योंकि इन्हें आप देखने के लिए स्टेनिंग का यूज कर मदद लेते हैं। By 1902 the chromosome movement during meiosis had been worked out। जो क्रोमोसोम का मूवमेंट था ड्यूरिंग meiosis worked out। Walter Sutton and Choudhury note that the behavior of chromosome was parallel to the behavior of the gene and its chromosome movement to explain Mendel's law। Recall that you have studied that behavior of chromosome during mitosis, यानी जो कि इक्वेशनल डिवीजन होता है, एंड ड्यूरिंग meiosis जो कि रिडक्शन डिवीजन होता है। द इम्पॉर्टेंट थिंग to remember are that chromosome as well as genes occur in pair, कि क्रोमोसोम हो या फिर जीन हो, दोनों ही पेयर में अकर होते हैं। द टू एलील्स ऑफ जीन, और जो दो एलील हैं एक जीन के, आर लोकेटेड ऑन द होमोलोगस साइट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम।
कैलामिटीज केस कहते ड्यूरिंग इन फेज ऑफ म्योसिस 1 जो 2 क्रोमोसोम पेयर होता है कैन अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। टू अंडरस्टैंड दिस और इस चीज़ को समझने के लिए कंपेयर द क्रोमोसोम ऑफ 4 डिफरेंट कलर इन द लेफ्ट एंड राइट कॉलम। जो क्रोमोसोम है 4 डिफरेंट तरीके के लेफ्ट एंड राइट कॉलम में उसे हम कंपेयर करते हैं। इन द लेफ्ट कॉलम ऑरेंज एंड ग्रीन इज segregating, but in right column possibility 2 orange chromosome is segregating with the red chromosome। पहला जहाँ ऑरेंज और ग्रीन सिग्रीगेट हो रहा है वहीं राइट साइड में ऑरेंज क्रोमोसोम सिग्रीगेटिंग विद द रेड क्रोमोसोम। ऑरेंज एंड ग्रीन वहीं लेफ्ट में ऑरेंज और ग्रीन एंड राइट कॉलम राइट हैंड साइड देखेंगे वो ऑरेंज क्रोमोसोम segregating with red, one long orange and short green chromosome, same pole, one long orange and short red chromosome and long yellow and short green chromosome. Certain very argue that the pairing and separation of a pair of chromosomes would lead to segregation of a pair of factor they carried। तो सर्टन वेरी का ऐसा मानना था कि पेयरिंग और सेपरेशन जब होता है जब एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम का तो उसकी वजह से एक पेयर ऑफ फैक्टर जो कैरी कर रहे होते हैं उसका सेग्रीगेशन होता है। सर्टन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल एंड कॉल्ड इट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और इस तरह जो क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन का जो नॉलेज था उसको यूनाइट किया मेंडेलियन प्रिंसिपल के साथ एंड उसे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का नाम दिया। फ्लोइंग दिस सिंथेसिस ऑफ आइडियाज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय थॉमस हंट मॉर्गन एंड हिज कलीग लीड टू द डिस्कवरी ऑफ द बेसिस ऑफ द वेरिएशन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस। मॉर्गन वर्क विद द टाइनी फ्रूट फ्लाइज। मॉर्गन ने एक छोटे से फ्रूट फ्लाई के साथ काम किया जिसका नाम था ड्रोसोफिला मेलॉन्गोस्टर। फिगर 5.10 देख सकते हैं। तो ये जो पहला वाला ये मेल है और ये जो बी वाला है वो फीमेल है, ठीक है। वी आर फाउंड वेरी सुटेबल फॉर सच स्टडी और ये इस स्टडी के लिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल था। देखते क्यों और कैसे। तो दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी। उसे लेबोरेटरी में बहुत आसानी से ग्रोन किया जा सकता था। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक और ये अपना लाइफ साइकिल भी 2 वीक में कंप्लीट कर लेते हैं। एंड अ सिंगल मीटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज और एक सिंगल मीटिंग से यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फॉर्म होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं। आल्सो देयर वाज अ क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ द सेक्स द मेल एंड फीमेल फ्लाइज आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल और यहाँ पे की जो प्रोजेनी है वो मेल या फीमेल है और आसानी से पहचाना जा सकता था। आल्सो इट हैज़ मेनी टाइप ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विद दिस लो पावर माइक्रोस्कोप। कहता है कि इसके पास बहुत तरीके के जो हेरिडिटरी वेरिएशन थे उसे भी हम लो पावर माइक्रोस्कोप की मदद से भी देख सकते थे। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला। कहते जो मॉर्गन था उसने बहुत तरीके के डाइहाइब्रिड क्रॉसेस किए ड्रोसोफिला में ताकि टू स्टडी जीन डेट वर सेक्स लिंक, ताकि वो स्टडी कर सके उस जीन का जो कि सेक्स लिंक्ड है। The process were similar to the dihybrid process carried out by Mendel and Pee। ये जो क्रॉस था बिल्कुल उसी तरीके का था जैसे कि जो मेंडल ने पी प्लांट के जो डायहाइब्रिड क्रॉस था उसमें किया था।
For example, Morgan hybridizes yellow body white-eyed female to brown body red-eyed male. तो ये था कि उन्होंने किस तरीके का हाइब्रिडाइज किया. पहला ये लिया जिसके पास येलो बॉडीज था, लेकिन उसका येलो बॉडी वाइट आइड फीमेल. तो फीमेल लिया जिसका बॉडी येलो था, येलो बॉडी, लेकिन जो उसका आई था वो वाइट आई था. एंड मेल जिसका ब्राउन बॉडी था और उसका आई रेड था. एंड इंटर क्रॉस दियर F1 प्रोजेनी, और उसके F1 प्रोजेनी को इंटर क्रॉस किया. He observed that the two genes did not segregate independently of each other. तो उन्होंने पाया कि ये जो दो जीन थे वो डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं होते हैं एक दूसरे से. एंड द F2 रेशियो जो था डेविएटेड वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द 9:3:1 रेशियो एक्सेप्टेड व्हेन द टू जीन्स आर इंडिपेंडेंट. तो ये रेशियो होने के बजाय डेविएट कर गया, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब दो जीन्स है जो जब इंडिपेंडेंट होता है तो ऐसा अपने को रेशियो मिलता है. मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट द जीन्स वर लोकेटेड ऑन द X chromosome and saw quickly that when the two genes in a hybrid cross were situated on the same chromosome और उन्होंने देखा कि बेन जब दो जीन जो है एक हाइब्रिड क्रॉस में जब वो सेम क्रोमोसोम पे सिचुएटेड होता है, द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन पर मच हायर दैन नॉन पेरेंटल टाइप. जो प्रोपोर्शन था पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन का वो मच हायर दैन नॉन पेरेंटल टाइप. Morgan attributed this due to physical association or linkage of the two genes and coined the term linkage. जो मॉर्गन था उन्होंने इस तरीके जो फिजिकल एसोसिएशन था और लिंकेज जो था दो जीन का एट्रीब्यूट किया एंड कॉइन्ड द टर्म लिंकेज, और यहाँ पर उन्होंने लिंकेज टर्म यूज किया टू डिस्क्राइब द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम, जो कि एक फिजिकल एसोसिएशन जो था जीन का क्रोमोसोम पे उसको बता रहा था. एंड द टर्म रिकम्बिनेशन टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन, और रिकम्बिनेशन टर्म यूज किया टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कम्बिनेशन. Morgan and his group also found that even when genes were grouped on the same chromosome, Morgan और उनके जो ग्रुप थे उन्होंने पाया कि हालांकि जो जीन जो है वो ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम पर ग्रुप किया गया है, सम जीन्स वर वेरी टाइटली लिंक्ड, लेकिन फिर भी कुछ जीन ऐसे थे जो बहुत टाइटली लिंक्ड थे, शोड वेरी लो रिकम्बिनेशन, और ये बहुत कम ही रिकम्बिनेशन शो कर रहे थे. फिगर 5.11 इसको तो समझ में. वाइल अदर्स वर लूजली लिंक, जो लूजली लिंक थे सो उनके वो हायर रिकम्बिनेशन शो कर रहे थे. फॉर एग्जाम्पल ही फाउंड दैट द जीन वाइट एंड येलो वर वेरी टाइटली लिंक्ड. अगर एग्जाम्पल के लिए उन्होंने पाया कि जो जीन वाइट और येलो है वो बहुत टाइटली लिंक्ड हैं, क्योंकि ये सिर्फ 1.3% ही रिकम्बिनेशन शो कर रहा है, जबकि जो वाइट और मिनिएचर विंक है 37.2% रिकम्बिनेशन शो कर रहे हैं. स्टूडेंट अल्फ्रेड स्टेरिटीवेंट एंड यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन. उन्होंने रिकम्बिनेशन जो फ्रीक्वेंसी था रिकम्बिनेशन उसका यूज किया बिटवीन जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड मैप्ड देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम. मैप्ड देयर पोजीशन ऑन क्रोमोसोम किसने? अल्फ्रेड स्टेरिवेंट ने मैप्ड देयर पोजीशन ऑन क्रोमोसोम, उसके पोजीशन को क्रोमोसोम पे मैप किया. किसके? जीन. Frequency of recombination between gene pair on the chromosome as a measure of distance between gene and map their position on chromosome. Today जो genetic map है तो जो genetic map है are extremely used as a
a starting point in the sequencing of whole genome, as was done in the case of human genome sequencing project इसका बेटा। तो ये आपका क्रॉस एक है और एक क्रॉस भी है, आप इसे देख लीजिए। रिकॉम्बिनेशन मात्र 1.3 शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो टाइटली लिंक्ड है, लेकिन ये रिकॉम्बिनेशन 37.2% कर रहा है, क्योंकि ये क्या बोल सकते हैं, इजीली लिंक्ड है। क्या डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा इसको समझना का प्रयास कीजिए एवरीबॉडी। फिगर को देखते हैं एवरीबॉडी। एवरीबॉडी फिगर को देखते हैं। तो ये था, ठीक है, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, बिल्ड टाइप, यहाँ पे क्या डिफरेंस है, result of two diamond crosses is conducted by Morgan process shows crossing between gene I and W. Cross B shows crossing between gene W as well. The dominant weight gyre are represented with plus and subscript. Note the strength of linkage between Y and W is higher than the small W and small w. Polygenic inheritance. The Mendel's studies mainly described those traits that have distinct alternate form, such as flower color, which are either purple or white. The Mendel's studies mainly described those traits that have distinct alternate form. इसके एक distinct alternate forms था, जैसे कि फ्लावर का कलर जो कि या तो पर्पल था या फिर वाइट था। But if you look around, you will find that there are many traits which are not so distinct in their occurrence. तो जब आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत तरीके के ऐसे भी ट्रेट हैं जो विच आर नॉट सो डिस्टिंक्ट इन देयर अकरेंस, जो कि वो अपने अकरेंस में उतना डिस्टिंक्ट नहीं है, एंड आर स्प्रेड अक्रॉस। ठीक है, find that there are many traits which are not so distinct in their occurrence and are spread across it. आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन ह्यूमन वी डोंट हैव टॉल और शॉर्ट पीपल एज टू डिस्टिंक्ट। इन ह्यूमन वी डोंट हैव टॉल और शॉर्ट पीपल एज टू डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव।
बट अ होल रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट। सिर्फ ऐसा नहीं है, अगर हम ह्यूमन के हाइट की बात करें तो सिर्फ टॉल और शॉर्ट पीपल ही हैं। यहाँ पे एक होल रेंज पॉसिबल हाइट के मिलते हैं। सच ट्रेट आर जनरली कंट्रोल बाय 3 और मोर जीन्स। और यहाँ पे ये जो ट्रेट है वो कंट्रोल किया जाता है 3 और इससे ज़्यादा जीन द्वारा। एंड आर थर्स कॉल्ड एज पॉलीजेनिक ट्रेट, और यही कारण है कि इन्हें हम पॉलीजेनिक ट्रेट कहते हैं। बिसाइड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन्स, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आल्सो टेक into account the influence of environment. Human skin color is another classic example of this. इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है ह्यूमन का स्किन। In a polygenic trait, the phenotype reflects the contribution of each allele. कहते polygenic trait में जो phenotype होता है वो रिफ्लेक्ट करता है हर एक एलील के कंट्रीब्यूशन को। That is the effect of each allele is additive. और यहाँ पे हर एक एलील का जो इफेक्ट है वो एडिटिव होता है। टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, और इसे अच्छे तरीके से समझने के लिए, लेट अस एज्यूम दैट 3 जीन ए बी सी कंट्रोल स्किन कलर इन ह्यूमन। तो हम मान लेते हैं कि ये 3 जीन है ए बी और सी जो कि स्किन कलर ह्यूमन में कंट्रोल कर रहा है विद द डोमिनेंट फैक्टर ए बी एंड सी रिस्पॉन्सिबल फॉर डार्क स्किन कलर। जो कि डार्क स्किन कलर के लिए ए बी सी डोमिनेंट फॉर्म है वो रिस्पॉन्सिबल है, एंड द रिसेसिव फॉर्म स्मॉल बी एंड स्मॉल सी फॉर लाइट स्किन कलर। तो जो जीनोटाइप होगा विथ ऑल द डोमिनेंट एलील्स ए कैपिटल जो भी है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, विल हैव द डार्केस्ट स्किन कलर। उसका जो स्किन का कलर होगा डार्क होगा, एंड दैट विथ ऑल द रिसेसिव एलील। और ऐसे वो ऑर्गेनिज्म जिसके रिसेसिव एलील्स होगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी विल हैव द लाइटेस्ट स्किन कलर। उसका जो स्किन का कलर होगा वो लाइट होगा, एंड विद ऑल द रिसेसिव एलील्स विल हैव द लाइटेस्ट स्किन कलर। एज एक्सपेक्टेड द जीनोटाइप विद 3 डोमिनेंट एलील्स एंड 3 रिसेसिव एलील्स विल हैव इंटरमीडिएट स्किन कलर। और ऐसे जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि जो जीनोटाइप होगा विद 3 डोमिनेंट एलील्स एंड 3 रिसेसिव एलील वाला उसके पास इंटरमीडिएट स्किन कलर होगा। In this manner, the number of each type of alleles in genotype would determine the darkest or lightness of the skin in individual. तो एक इंडिविजुअल में इस तरीके से जो नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एलील्स होते हैं जीनोटाइप वो डिटरमाइन करता है एक इंडिविजुअल के स्किन कलर का कि वो डार्क होगा या फिर लाइट होगा। प्लियोट्रोपी, वी हैव सो फार सीन द इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन अ सिंगल phenotype or trait. ठीक है। प्लियोट्रोपी, वी हैव सो फार सीन द इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन अ सिंगल phenotype or trait. There are however instances where a single gene can exhibit multiple phenotypic expression. जहाँ पर कि एक सिंगल जीन जो है वो मल्टीपल phenotypic expression को एग्जिबिट कर सकता है। सच अ जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रोपिक जीन, और ऐसे जो जीन होते हैं उन्हें प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। द अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ प्लियोट्रोपी in most cases is the effect of a gene on metabolic pathway. The underlying mechanism of pleiotropy in most cases is the effect of a gene on metabolic pathway. metabolic pathway पे जीन का इफेक्ट ज़्यादातर केस में हम देखने को मिलता है, which contribute towards different phenotype, जो कि different phenotype के तरफ contribute करता है। An example of this is the disease phenylketonuria, और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है phenylketonuria disease which occurs in human, जो कि ह्यूमन में अकर्स होता है। The disease is caused by mutation in the gene that codes for the enzyme phenylalanine hydroxylase, single gene mutation.
कहता है ये जो डिजीज़ है वो म्यूटेशन के कारण होता है जीन में, डेट कोड्स फॉर, जो कि एक एंजाइम के लिए कोड कर रहा होता है, डेट इज फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। दिस मैनिफेस्ट itself through phenotypic expression characterized by mental retardation and reduction in hair and skin pigmentation, जो कि मैनिफेस्ट करता है खुद फिनोटिपिक एक्सप्रेशन कैरेक्टराइज बाय मेंटल, जहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन और रिडक्शन इन हेयर और स्किन पिगमेंटेशन देखने को मिल जाते हैं ऐसे कंडीशन। अब बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। कहता जो मैकेनिज्म है सेक्स डिटर्मिनेशन के जो मैकेनिज्म है सेक्स डिटर्मिनेशन के हैज ऑलवेज बीन अ पजल बिफोर द जेनेटिक्स। द इनिशियल क्लू अबाउट द जेनेटिक या क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी ट्रैक्ड बैक टू सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट इन इंसेक्ट। इनफैक्ट ये जो साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन था जो कि नंबर ऑफ इंसेक्ट में किया गया लेट टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक या क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। हिंकिंग 1891 में कुड ट्रैक अ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑल थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस इन अ फ्यू इंसेक्ट। यानी हिंकिंग जो थे ये बात साइंटिस्ट एंड 1891 में उन्होंने एक ट्रैक किया एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को, और जो कि जितने भी स्पर्मेटोजेनेसिस जो फ्यू इंसेक्ट through spermatogenesis in the few insects, and it was also observed by him that 50% of sperm received this structure after spermatogenesis। उन्होंने ये भी पाया कि स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद 50% के पास जो 50% स्पर्म है उसके पास ये जो स्ट्रक्चर हो जाता है, फिर जो 50% स्पर्म डिड नॉट रिसीव इट, और 50% ऐसे होते हैं जिनके पास ये नहीं जाता है। हिंकिंग गेव अ नेम टू दिस स्ट्रक्चर एज दी एक्स बॉडी, और हिंकिंग ने इस स्ट्रक्चर को एक्स बॉडी नाम दिया, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। लेकिन उन्होंने इसके सिग्निफिकेंस को, इसका क्या इंपॉर्टेंस है उसको एक्सप्लेन नहीं किया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाय द अदर साइंटिस्ट लीड टू द कंक्लूजन दैट द एक्स बॉडी ऑफ द हिंकिंग वाज इन फैक्ट अ क्रोमोसोम। तो जैसे जैसे इस पर इन्वेस्टिगेशन होते गया, साइंटिस्टों ने कंक्लूजन निकाला, ये पाया कि ये जो एक्स बॉडी है, जो जिसे हिंकिंग जिसके लिए एक्स बॉडी टर्म यूज़ कर रहे हैं, वो एक क्रोमोसोम होता है। जो कि एक यानी एक्स बॉडी जिसके टर्म यूज किया गया वो क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम, एंड दैट इज़ वाई इट वाज गिवन द नेम एक्स क्रोमोसोम, और यही कारण था कि उसे एक्स क्रोमोसोम का नाम दिया गया। इट वाज आल्सो ऑब्जर्व दैट इन अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट द मैकेनिज्म ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑफ एक्स ओ टाइप, कि जो लार्ज नंबर ऑफ जो इंसेक्ट है उसमें जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होना होता है वो एक्स ओ टाइप का होता है। दैट इज़ ऑल दी एग बियर एंड एडिशनल एक्स क्रोमोसोम, कि जितने भी एग हैं उनके पास एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम होता ही है बिसाइड द अदर क्रोमोसोम ऑटोसोम। ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द स्पर्म बियर द एक्स क्रोमोसोम बेयर एज सम डोंट। वहीं जो स्पर्म है उसके पास कुछ के पास एक्स क्रोमोसोम होता है जबकि कुछ के पास नहीं होता है। एक फर्टिलाइज बाई स्पर्म हैविंग एन एक्स क्रोमोसोम बिकम फीमेल। वहीं जो एक जो है ऐसे स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ जिसके पास एक क्रोमोसोम था वो फीमेल हो जाता है, एंड दोज फर्टिलाइज बाय स्पर्म दैट डोंट हैव एक्स क्रोमोसोम। और ऐसे फर्टिलाइजेशन जहाँ पे एक जो है ऐसे स्पर्म से फर्टिलाइज हो रहा था जहाँ पे स्पर्म के पास एक्स क्रोमोसोम नहीं था, वो मेल बनेगा। डू यू थिंक द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द मेल एंड फीमेल आर इक्वल? तो आप क्या सोचते हैं कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है मेल हो या फिर फीमेल में हो वो सेम होगा, इक्वल होगा या नहीं? ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स it was designated to be sex chromosome and the rest of the chromosome were named as autosome। कहा गया कि सेक्स क्रोमोसोम जो है सेक्स को डिटरमाइन करता है और बाकी सब जितने भी क्रोमोसोम है उसे ऑटोसोम टर्म दिया गया। ग्रासहोपर की बात करें तो जो एक एग्जांपल है एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन शो करता है इन विच द मेल्स हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, जहाँ पे कि जो मेल होता है उसके पास सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है बिसाइड्स द ऑटोसोम को छोड़कर इसके पास एक्स क्रोमोसोम होता है। वेयर फीमेल, वही अगर हम फीमेल की बात करें तो हैव अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, उसके पास एक पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम होता है।
These observation lead to the investigation of a number of species to understand the mechanism of sex determination. ये जो ऑब्जर्वेशन था इसकी वजह से हम बहुत तरीके के जो स्पीसीज थे उसमें उसके जो सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म था उसे समझने में काफ़ी सहूलियत मिली. इन अ नंबर ऑफ अदर इंसेक्ट एंड मैमल्स इंक्लूडिंग मैन एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सेन. नंबर ऑफ इंसेक्ट में या जहाँ पे मैन की भी बात कर लें, मैमल्स की बात करें जिसमें मैन भी शामिल है, तो इनके पास एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है. यहाँ पे बोथ मेल एंड फीमेल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम. लेकिन यहाँ पे इसकी विशेषता ये है कि जो मेल है या जो फीमेल है दोनों के पास सेम क्रोमोसोम का नंबर होता है. Among the males, वही मेल की बात करें तो एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट बट इट्स काउंटर पार्ट इज डिस्टिंक्टली स्मॉलर एंड कॉल्ड द बाई क्रोमोसोम. एक्स के क्रोमोसोम के साथ जो मेल होगा उसके पास बाई क्रोमोसोम होता है. फीमेल के पास वहीं बात करें तो इसके पास एक पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम ही होता है. बोथ मेल एंड फीमेल्स पेयर सेम नंबर ऑफ ऑटोजोम. लेकिन चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, दोनों के पास जो ऑटोजोम का नंबर वो सेम होता है. हेंस द मेल्स हैव ऑटोसोम्स प्लस एक्स वाई. तो हम कह सकते हैं कि जो मेल है उसके पास ऑटोजोम होने के साथ साथ एक्स वाई है, ऑटोजोम होने के साथ साथ एक्स वाई है मेल में, जबकि जो फीमेल है उसके पास सिर्फ ऑटोजोम होने के साथ साथ एक्स एक्स होता है. इन ह्यूमन बींग्स, तो अगर हम ह्यूमन बींग्स में बात करें एंड इन ड्रोसोफिला द मेल हैव 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम. क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके थे कि जो एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है किस में देखने को मिल सकता है आपको. कहाँ पे था? हाँ, इन नंबर ऑफ अदर इंसेक्ट में एंड मैमल्स में एक्स वाई टाइप देखने को मिलता है. तो ड्रोसोफिला भी तो एक तरह का इंसेक्ट है. तो ड्रोसोफिला और मैं यहाँ पर ड्रोसोफिला में भी एक्स वाई टाइप ही देखने को मिलता है. और एक्सो टाइप किस में देखने को मिला था? कैन यू टेल मी? बर्ड्स में क्या? इट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड इन लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स में इंसेक्ट में ही एक्सो टाइप. अच्छा, ग्रास ऊपर एक्सो टाइप का एक अच्छा एग्जाम्पल. एक्सो टाइप ग्रास ऊपर. In the above description, you have studied about two type of sex determining mechanism, that is XO and XY. तो दो तरीके के आपने मैकेनिज्म देखा जहाँ जिसके द्वारा जो है सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है. पहला एक वो जहाँ पे एक्सो टाइप है और दूसरा वो जहाँ जो कि एक्स वाई टाइप का है. बट इन बोथ केसेस मेल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट. लेकिन दोनों कंडीशन में जो मेल है वो दो डिफरेंट तरीके के यहाँ पे गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है. वो आइदर विथ और विदाउट एक्स क्रोमोसोम हो सकता है और सम गैमेट विथ एक्स क्रोमोसोम हो सकता है एंड सम विथ वाई क्रोमोसोम. सच टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म डिस्टिंग्विश टू बी एग्जांपल ऑफ मेल हेटेरोगैमी. इन सब ऑर्गेनिज्म एग्जांपल के लिए बर्ड्स की अगर बात करें, अ डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑब्जर्व किया जाता है. इन दिस केस द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम. बर्ड्स में जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो सेम होता है इन बोथ मेल एंड फीमेल में. बट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट इन टर्म्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मेल्स बाय फीमेल. यहाँ पे जो बर्ड है, यहाँ पर बर्ड में फीमेल हेटेरोगैमी होता है. देख लेते हैं किस प्रकार से. इन ऑर्डर टू हैव अ डिस्टिंक्शन विद द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन described earlier, the two different sex chromosomes of female bird has been distinguished to be Z and W chromosome. In these organisms जो फीमेल होता है उसके पास 1 Z और 1 W क्रोमोसोम होता है. एंड फीमेल यहाँ पे हेटेरोगैमी हुआ एक, यानी Z और W.
इन दिस ऑर्गेनिज्म जो फीमेल है उसका, ठीक है, जहाँ वहीं जो मेल होता है उसके पास एक पेयर ऑफ जेड क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है बिसाइड द ऑटोसोम के अंदर। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन की बात करते हैं, एंड ये टॉपिक थोड़ा सा 20-25 मिनट अभी लग सकता था। ओके, खैर इट इज, जितना हो सकता है उतना अभी करते हैं। इट इज ऑलरेडी बीन मेंशन दैट कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म है ह्यूमन में एक्स बाई टाइप है, बात तो हम कर चुके हैं, फिर क्या करना है इस पर। तो आउट ऑफ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट, अब जो हम लोग के पास 23 पेयर में 23 पेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसमें 22 पेयर्स जो है एग्जैक्टली सेम है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। दीज आर, इसको ऑटोसोम कहा जाता है। अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन द फीमेल, वहीं जो फीमेल होता है उसके पास अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, जबकि जो whereas the presence of X and Y chromosome are determinant of the male characteristics. During spermatogenesis among males, 2 type of gamete are produced किया जाता है, जिसमें 50% जो कि 50% of the total sperm produce carry X chromosome and the rest 50% has Y chromosome besides the autosome को छोड़। फीमेल, वहीं फीमेल की बात करें तो हाउ इसके पास produce only one type of ovum with an X chromosome. There is an equal probability of fertilization of the ovum with the sperm carrying either X or Y chromosome. In case the ovum fertilized with a sperm carrying X chromosome, the zygote develop into a female XX, and the fertilization of ovum with Y chromosome carrying a sperm resulting into a male offspring. Thus, it is evident that it is the genetic makeup of the sperm that determine the sex of a child. तो हम कह सकते हैं कि एक चाइल्ड का जो सेक्स है वो जेनेटिक मेकअप उसका स्पर्म का किस तरीके का वो डिटरमाइन कर रहा होता है। इट इज़ ऑल्सो एविडेंट दैट इन ईच प्रोजेनी देयर इज ऑलवेज 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर अ मेल और फीमेल चाइल्ड। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी इन ईच प्रेगनेंसी, किसी मतलब प्रेगनेंसी में 50% चांसेस होता है कि वो मेल होने और फीमेल होने का। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट इन आवर सोसाइटी वुमेन आर ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू फीमेल चिल्ड्रन एंड हैव बीन ऑस्ट्रेसाइज्ड एंड इल ट्रीटेड बिकॉज ऑफ दिस फॉल्स नोशन। और ये हमारे समाज की बुराई है कि हम लोग अभागे हैं, अनफॉर्चुनेट है कि फीमेल बच्चे के लिए लेडी को ब्लेम किया जाता है, महिला को किया जाता है, और उनके साथ ऐसे बुरा बर्ताव भी इसके कारण का किया जाता है, जबकि दिस इज ऑल डिपेंड अपॉन मेल। सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी, अब जो सेक्स डिटर्मिनेशन जो है हनी बी में वो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सीड्स ऑफ क्रोमोसोम एंड इंडिविजुअल रिसीव, कि जो हनी बी में जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होना होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी इज बेस्ड ऑन, ये बेस्ड है कि नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड इंडिविजुअल रिसीव, एक इंडिविजुअल जो है कितने नंबर ऑफ सेट जो है क्रोमोसोम का वो रिसीव कर रहा है। एन ऑफस्प्रिंग फॉर्म फ्रॉम द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एन एग डेवलप एज अ फीमेल क्वीन और वर्कर। कहता है एन ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड, अगर हम एक ऑफस्प्रिंग की बात करें जो फॉर्म हो रहा है फ्रॉम यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग डेवलप एज अ फीमेल क्वीन हो सकता है या वर्कर हो सकता है, एंड अनफर्टिलाइज एग डेवलप एज अ मेल। वहीं जो अनफर्टिलाइज एग होता है वो मेल यानी ड्रोन जिसे कहते हैं के रूप में डेवलप होता है बाय मीन्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा अनफर्टिलाइज एग। ठीक है, तो मेल के लिए अनफर्टिलाइज एग होना, दिस मीन दैट द मेल हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन दैट ऑफ अ फीमेल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेल के पास जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ होता है, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन दैट ऑफ अ फीमेल। जो फीमेल के पास क्रोमोसोम का नंबर है उसकी तुलना में मेल के पास जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ होता है। द फीमेल है आर डैप्लॉइड, जो फीमेल होता है वो डैप्लॉइड होता है जिसके पास 32 क्रोमोसोम होता है, एंड मेल्स आर हैप्लॉइड, और जो मेल है वो हैप्लॉइड होता है, तथा फीमेल डैप्लॉइड होता है।
जिसके पास 32 क्रोमोसोम होता है, एंड जो मेल होता है वो हैप्लॉइड होता है, इट इज़ हैविंग 16 क्रोमोसोम, यानी जिसके पास सिर्फ 16 क्रोमोसोम ही होते हैं। दिस इज कॉल्ड हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन, और यही कारण है कि इसे हम हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। हनी बी में एंड हैज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स सच एज मेल प्रोड्यूसेस स्पर्म बाय माइटोसिस, और इसका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स भी है कि यहाँ पे जो मेल होता है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है माइटोसिस द्वारा, वहीं दे डोंट हैव फादर एंड थस कांट हैव सन, और इसीलिए वहाँ पे कोई फादर नहीं होता है और यही कारण है कि कोई सन भी नहीं होता, बट हैव अ ग्रैंड फादर एंड कैन हैव ग्रैंड सन, लेकिन यहाँ पे ग्रैंड फादर हो सकते हैं और ग्रैंड सन हो सकता है। रियली माय गॉड, हाउ इज द सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म डिफरेंट इन बर्ड्स, कह रहा है कि हाउ इज सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म जो है वो बर्ड्स में अलग है। इज द स्पर्म और द एग रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ अ चिक्स, तो एक चिक का सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए एग या फिर स्पर्म कौन रिस्पॉन्सिबल है। म्यूटेशन, जेनेटिक डिसऑर्डर, टॉपिक थोड़ा सा कोई नहीं जाता, थोड़ा सा one chapter morning. Mutation is a phenomena which result in alternation of DNA sequences. कहता म्यूटेशन एक फिनोमेना जिसके कारण डीएनए के सीक्वेंस में अल्टरनेशन देखने को मिलता है, एंड कंसिक्वेंटली रिजल्ट इन चेंज इन द जीनोटाइप, जिसकी वजह से जो जीनोटाइप है उसमें चेंज देखने को मिलता है, एंड फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और जो कि एक ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप को अल्टर करता है। इन एडिशन टू रिकम्बिनेशन के एडिशन में म्यूटेशन जो है एक अनदर फिनोमेना है दैट लीड्स टू वेरिएशन इन डीएनए, जो कि लीड्स टू वेरिएशन इन डीएनए, जो कि डीएनए में वेरिएशन लाता है। एज यू विल लर्न इन चैप्टर 6, जिसके बारे में आप चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, वन डीएनए हेलिक्स रन कंटिन्यूअसली फ्रॉम वन इनटू द अदर इन ईच क्रोमेटिड, कि यू विल चैप्टर 6 में आप वन डीएनए हेलिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कंटिन्यूसली रन कर रहा होता है एक एंड से दूसरे एंड में ईच क्रोमेटिड में इन हाईली सुपर कॉइल्ड फॉर्म। देयरफॉर लॉस यानी डिलीशन ऑफ और गेन यानी इंसर्शन या डुप्लीकेशन ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ डीएनए रिजल्ट इन अल्टरनेशन इन क्रोमोसोम। सिंस जीन्स आर नोन टू बी लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, क्योंकि जो जीन है उससे सिंस जीन्स आर नोन टू बी लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम पे लोकेटेड होता है, अल्टरनेशन इन क्रोमोसोम रिजल्ट इन एबनॉर्मलिटीज और एविडेशन। क्रोमोसोमल एविडेशन आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल, कहता क्रोमोसोमल जो एविडेशन है वो समानता कैंसर वाले सेल में देखने को मिलता है। In addition to the above, mutation also arises due to change in a single base pair of DNA. This is known as point mutation. A classical example of such a mutation is sickle cell anemia. Deletion and insertion of base pair of DNA causes frame shift mutation, जो कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन काउज करता है। द मैकेनिज्म ऑफ द म्यूटेशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन, ये जो मैकेनिज्म है जो म्यूटेशन का वो इस स्कोप से काफ़ी बाहर है, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन एट दिस लेवल। हाउएवर देयर आर मेनी केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर दैट इंड्यूस म्यूटेशन, जो बहुत तरीके के केमिकल और फिजिकल फैक्टर हैं जो कि म्यूटेशन को इंड्यूस कर रहे होते हैं। These are referred to as mutagen, और इन्हें म्यूटेजेंस कहते हैं। UV रेडिएशन कैन कॉज म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म, जो UV रेडिएशन है वो एक ऑर्गेनिज्म म्यूटेशन कॉज कर सकता है, इट इज अ म्यूटेजन, और इसीलिए इसे म्यूटेजन कहते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर,
पेडिग्री एनालिसिस करते हैं, लेकिन उससे पहले सिंबल जो यूज किया जाता है इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस, दिस इज दैट, आपको तो देखेगा ही नहीं, हाँ, दिस इज दैट, ये मेल फीमेल, ये तो आप भी पढ़ सकते हैं, सेक्स अनस्पेसिफाइड, और ये जो कलर हो गया वो अफेक्टेड इंडिविजुअल है, एंड ये मेटिंग को बता रहा है, एंड ये बता रहा है कि पेरेंट्स एवा वे एंड चिल्ड्रेन उसके नीचे हैं, इन ऑर्डर ऑफ बर्थ लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट में बर्थ को बता रहा है। पेरेंट विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो पेरेंट्स थे उसका ये जो चाइल्ड है वो डिजीज है, उनसे बीमारी है, एंड दिस इज 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग को बता रहा है। पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। द आइडिया दैट डिसऑर्डर आर इनहेरिटेड हैज़ बीन प्रिवेलिंग इन द ह्यूमन सोसाइटी सिंस लॉन्ग। ये जो आइडिया था कि डिसऑर्डर जो है इनहेरिट कर दिया जाता है, ये बहुत पहले से ही ह्यूमन सोसाइटी में प्रिवेल था। दिस वॉज बेस्ड ऑन द हेरिडिटी ऑफ द सर्टन कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन फैमिलीज, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अपने परिवार में अपने पेरेंट्स का फीचर को एक्वायर करते हैं या फिर इनहेरिट करते हैं। आफ्टर द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, द प्रैक्टिस ऑफ एनालाइजिंग इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ट्रेट इन ह्यूमन बींग्स began. Since it is evident that control processes that can be performed in pea plant or some other organism are not possible in case of human beings. A study of family history about inheritance of a particular trait provides an alternative. Such an analysis of trait in a several of generation of female is called pedigree analysis. इसे pedigree analysis कहा गया। इन द पेडिग्री एनालिसिस जो इनहेरिटेंस था एक पर्टिकुलर ट्रेट का, उसे रिप्रेजेंट किया गया एक फैमिली में ट्री ओवर जनरेशन। इन ह्यूमन जेनेटिक्स जो पेडिग्री है, इन ह्यूमन जेनेटिक्स पेडिग्री स्टडी प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग टूल, एक स्ट्रॉन्ग टूल प्रोवाइड करता है विच इज यूटिलाइज, जिसका यूज किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रेट, स्पेसिफिक ट्रेट को ट्रेस करने के लिए, एबनॉर्मलिटीज और डिजीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड सिंबल जो कि पेडिग्री एनालिसिस में यूज किया जाता है हैज़ बीन गिवन इन 5.13, और ये यहाँ पे दिया हुआ है। एज यू हैव स्टडी इन दिस चैप्टर, ईच एंड एवरी फीचर इन एनी ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय वन और द अदर जीन लोकेटेड ऑन द डीएनए प्रेजेंट। इन द क्रोमोसोम, डीएनए इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो डीएनए होता है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का कैरियर होता है। इट इज हैंस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, इस और यही कारण है कि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होता है विदाउट एनी चेंज और अल्टरनेशन, बिना किसी चेंज के और बिना किसी अल्टरनेशन के। लेकिन हाउएवर चेंजेज और अल्टरनेशन डू टेक प्लेस ओकेजनली, सच एन अल्टरनेशन और चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इज रेफर टू एज म्यूटेशन। और ये जो अल्टरनेशन हो है या फिर जो चेंज है जेनेटिक मटेरियल में, उसे ही म्यूटेशन कहते हैं। अ नंबर ऑफ डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग्स हैव बीन फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद द इनहेरिटेंस ऑफ अ चेंज और अल्टर जीन और क्रोमोसोम। तो एक नंबर ऑफ डिजीज जो है ह्यूमन बींग्स में वो पाया जाता है जो कि एसोसिएटेड है इसके कारण कि विद द इनहेरिटेंस ऑफ चेंज और अल्टर जीन और क्रोमोसोम। Thanks everybody. And still the task incompleted, but not so much, यानी 15 से 20 मिनट का अभी बच गया। बट कई बार हो सकता है कोई चैप्टर बड़ा होता है तो थोड़ा टाइम ले ले, कुछ छोटा होता है तो जल्दी इजीली हो जाता है। खैर इट्स ओके, देन फाइन, सी यू सून। एंड लास्ट में मोरल इज दैट don't escape from प्रॉब्लम से भागने का नहीं, इससे सॉल्व लड़ने का और इसे सॉल्व करने का। थैंक्स एवरीबॉडी।
see you soon. On time. टाइमिंग है this is, and challenge is going on. Sunday को one day completed and today is Monday completed, and still I have to fight for next days, so be ready for that. No excuses, no more excuses. ठीक है, तो आप लोग को ये दिख ही पा रहा होगा। चलिए